नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च 2 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि करंट अफेयर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं रोज कहती हूँ कि कोशिश करिए करंट अफेयर की क्लास आपकी कोई मिस ना हो। डेली फॉलो करिए सेशन को, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। चलिए जल्दी से सेशन से जुड़िए और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश के रचनात्मक उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी शुरू की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत और किस देश के बीच में ये मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी पहल जो है ये शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? रचनात्मक उद्योग में एक दूसरे को क्या करना? सहयोग देना। तो देखा जाए भारत और किसके बीच में है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जापान। तो जिन्हें आंसर पता है वो वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें, और जिन्हें आंसर नहीं पता है वो चीजों को ध्यान से देखें। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक भागीदारी पहल जो शुरू की गई है, मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक भागीदारी शुरू की है, जैसा कि मैंने बार बताया आपको कि क्या नाम है, मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी उद्योग। इसका देखा जाए उद्देश्य क्या है, तो जो रचनात्मक उद्योग हैं उनमें एक दूसरे को क्या करना? सहयोग देना। तो सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र में? रचनात्मक उद्योग में। ठीक है, और इसी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी शुरू की है। ठीक है, ये जो भागीदारी के शुभारंभ की बात की गई है किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री हैं सीनेटर पेनी पोंग, इनके द्वारा जो है ये मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी को शुरू करने की बात कही गई है। और ये जैसा कि हमने अभी बताया कि ये जो साझेदारी है, ठीक है, मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी जो साझेदारी है, ये ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय जो रचनात्मक उद्योग है उनके बीच में एक आदान प्रदान और साथ ही साथ एक दूसरे को सहयोग करना इसी क्षेत्र में, किसमें? रचनात्मक उद्योग में। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देना। यहाँ पे हम कुछ और भी बात देख लेते। देखिए बात करते हैं 2022 में, यानी कि पिछले वर्ष की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता हुआ था, मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो एक दूसरे के जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है समझौता किया गया था, इस पर हस्ताक्षर किया गया है। और ये क्या करेगा? जो दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य संबंध को क्या करेगा? मजबूत करेगा। ठीक है, तो भारत का जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के भी साथ में, अन्य देशों के भी साथ भी है, लेकिन लास्ट ईयर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी भारत ने किस देश के साथ शुरू की है, दोस्तों ये शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके पहले पूछना चाहूंगी कि ग्रेट बैरियर जो रीफ है, ठीक है, ये किस देश में स्थित है, आप मुझे बताएं। चलिए आगे बात करते हैं कि हाल ही में पुरातत्व, यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य से 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज किया है। देखिए स्तूप जो होता है जहां पे भगवान जो बुद्ध के अवशेष होते हैं, ठीक है, एक पूजा स्थल होता है जहां पे उनके अवशेष रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 1300 वर्ष पुराने जो स्तूप की खोज की गई है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा कहाँ पे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा राज्य में भी हाल फिलहाल में खोज हुई है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसने उड़ीसा का एक जिला है, ध्यान रखिएगा, जाजपुर जिला। जाजपुर जिले में एक स्थल है खोंडा लाइट खनन स्थल। ये स्थल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब खनन का कार्य हो रहा था तो वहीं से जो है पुरातत्वविद को, यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसको 1300 वर्ष पुराना क्या मिला है? स्तूप मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये जो खोंडा लाइट खनन स्थल है दोस्तों, ये वही स्थान है जहां से पुरी में 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण परियोजना हेतु खोंडा लाइट पत्थरों की आपूर्ति की गई थी। ध्यान रखिएगा, जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, देखिए उड़ीसा के पुरी में है। जब इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा था 12वीं शताब्दी में, तो उस समय जो खोंडा लाइट पत्थर लाए गए थे उनकी आपूर्ति इसी स्थान से की गई थी, जाजपुर जिले के खोंडा लाइट खनन स्थल से।
ये जो स्तूप मिला है ये माना जा रहा है लगभग 4.5 मीटर ये ऊंचा हो सकता है, और इसका जो प्रारंभिक काल ये माना जा, जो आकलन लगाया गया है ये माना जा रहा है कि ये जो स्तूप जो है वो 7वीं या 8वीं शताब्दी का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ये जो है यह परबर्दी में पाया गया, और ध्यान रखिएगा ये क्षेत्र है जो जाजनगर जिला है वहां पे ये ललित गिरी के पास ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बात करें ये पत्थर के ताबूत के अंदर बुद्ध के अवशेष वाले एक विशाल स्तूप की खोज के कारण ललित गिरी बौद्ध स्थलों को 3 साइटों में सबसे पवित्र माना जाता है। कौन कौन से? ललित गिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी। इनमें जो है सबसे पवित्र स्थल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए बुद्ध के अवशेष जो हैं वो बड़े विशाल स्तूप के कारण है। ठीक है, वहां पे जो बुद्ध के अवशेष हैं उसको विशाल विशाल स्तूपों में रखा गया है, तो ये काफी पवित्र स्थल माना जाता है। तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये खोंडालाइट खनन स्थल अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था। कहाँ है? उड़ीसा में कहाँ है? जाजपुर जिले में है। क्यों ही चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1300 वर्ष पुराने बुद्ध के क्या मिले हैं? स्तूप मिले हैं, जो कि ये माना जा रहा है कि ये 7वीं 8वीं शताब्दी के हो सकते हैं, जिस कारण से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है देखा जाए ये ना सिर्फ आपके करंट से रिलेटेड है बल्कि स्टैटिक्स पोर्शन से भी। तो आप जो है जो बौद्ध काल है, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय जब महाजनपदों का उदय हो रहा था तो उसी दौरान धार्मिक आंदोलन भी हो रहे थे। इस धार्मिक आंदोलन के दौरान बहुत सारे जो है नए धर्मों का उदय हुआ, जिनमें से देखा जाए हमारे 2 महत्वपूर्ण धर्म बहुत हो जाते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि जैन धर्म भी देखा जाए समेध शिखर का जो मामला आया था झारखंड का, उसके कारण से जैन धर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पे बात करें हम बौद्ध धर्म भी लगातार देख रहे हैं स्तूप वगैरह के कारण चर्चा में है। तो आपके लिए ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री का ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, संभावित प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो नेशनल साइंस डे दोस्तों कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 28 फरवरी को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए हर साल 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये जो है दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये जो एक भौतिकी वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्हीं के सम्मान में जो है ये हर साल 28 फरवरी को क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि ध्यान रखिएगा 28 फरवरी का दिन जो है, इसी दिन जो भारत सरकार ने कब 1986 में भारत सरकार ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में, देखिए ये जो वैज्ञानिक है जिनकी आप तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हैं, भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था और इसी खोज के उपलक्ष्य में इनको देखिए नोबेल का भी प्राइज मिला था। और इसीलिए भारत सरकार ने ये घोषणा किया 1986 में कि अब हम 28 फरवरी को क्या करेंगे? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तब से लेकर के आज तक जो है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें इस दिन क्या जो है थीम क्या थी, देखिए जब भी हम दिवस की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए थीम और दिवस जो है विषय इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस साल का नेशनल जो साइंस डे की देखिए थीम क्या है, ये विषय क्या है, तो ध्यान रखिए ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, ये इसकी थीम है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें जो सीवी रमन जी के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा भौतिकी वैज्ञानिक क्षेत्र थे, ये विज्ञानी थे। ठीक है, और ये देखा जाए सीवी रमन जी ने सीवी रमन की खोज की थी और इसके लिए 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था इनको, 1930 में दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, रमन प्रभाव की बात करें दोस्तों तो इन्होंने जो है रमन प्रभाव जो है ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी ये नींव रखता है। और ये क्या करता है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा रसायनज्ञ और जो भौतिकी विद्य सामग्री है उसके बारे में जानने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका? स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, यहाँ पे बात करें ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक्चुअली रोल क्या होता है साइंस में, तो ये पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरण के बीच में
के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो जो पदार्थ होते हैं और जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं उनके बीच जो अंतःक्रिया है उसका अध्ययन करना ही क्या हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसी का नींव रखा किसने, ये जो रमन प्रभाव, जिसकी खोज की गई थी सीवी रमन जी के द्वारा, और इसकी खोज के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसको लेकर के इन्हीं के सम्मान में 1986 में भारत सरकार ने डिक्लेयर किया कि हम जो है हर साल 28 फरवरी को क्या मनाएंगे, नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है किसके सम्मान में जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, तो वो सीवी रमन जी के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, उसके पहले कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे अभी 28 फरवरी को एक दिन और सेलिब्रेट किया गया था, कौन सा, इस साल देखा जाए तो दुर्लभ रोग दिवस जो मनाया गया वो 28 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दुर्लभ रोग दिवस है, ठीक है, दुर्लभ रोग दिवस जो होता है, रेयर डिजीज डे होता है ये, तो ये जो है ये हर साल जो है फरवरी के आखिरी दिन में मनाया जाता है। तो इस साल देखा जाए फरवरी 28 डेज की थी, तो इसलिए 28 फरवरी को क्या मनाया गया, दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया। तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे में सेलिब्रेट किया, 28 फरवरी को हम लोगों ने दुर्लभ रोग दिवस भी मनाया, तो ये भी दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तारीख को संत सेवालाल महाराज जयंती की शुरुआत हुई है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संत सेवालाल महाराज जयंती उत्सव की शुरुआत की गई, पहली बार जो है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा इस उत्सव को मनाया जा रहा है। क्यों, तो यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, उसके पहले बात करेंगे कि किस तारीख से इस उत्सव की शुरुआत की गई है। दोस्तों ये किया गया है 26 फरवरी। ठीक है, 26 फरवरी। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे भारत सरकार का जो संस्कृत मंत्रालय है, ठीक है, उसने पहली बार बंजारा समुदाय के जो आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु हैं, क्या नाम है दोस्तों, सेवालाल महाराज, उन्हीं की जो जयंती थी 284वीं जयंती, उसी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे साल जो है इस उत्सव का आयोजन कर रही है। कौन सी दोस्तों, संस्कृत मंत्रालय। तो ये पहली बार जो है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जो है सेवालाल महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये जो है दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देखा जाए तो ये जो जयंती है वो ये जयंती जो वर्ष कार्यक्रम है ये 26 फरवरी 2023 से शुरू होगा। ठीक है, इसके बारे में इनके बारे में बात किया जाए कि संत सेवालाल महाराज जी कौन थे, तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो 15 फरवरी, ठीक है, 1739 में हुआ था। 15 फरवरी 1739 में हुआ था, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में। देखिए शिवमोगा जिले में भी देखा जाए प्रधानमंत्री जी के द्वारा एयरपोर्ट का भी वो भी उद्घाटन किया गया है। तो शिवमोगा जिले में एक स्थान का नाम है सुरगोंज कुप्पा, वहां पे जो है इनका जन्म हुआ था संत सेवालाल महाराज जी। और इन्होंने ये हैं जो संत सेवालाल महाराज जी हैं, ये जो बंजारा समुदाय है, इनके बंजारा समुदाय के ये समाज सुधारक और साथ ही साथ आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो है भारत सरकार जी ने जो भारत सरकार का जो मंत्रालय संस्कृत मंत्रालय उसने संत सेवालाल महाराज जी जयंती के उत्सव की शुरुआत की है, 26 फरवरी से मनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनके बारे में बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बंजारा समुदाय है उनके ये समाज सुधारक और साथ ही साथ आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। देखिए T20 हो चुका है, महिला T20 जो था वर्ल्ड कप वो हो चुका है, फाइनल भी हो गया, विजेता टीम भी आपके सामने आ गई। तो दोस्तों कौन है ये, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया, दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, तो उप विजेता रही है दक्षिण अफ्रीका। और इस साल देखा जाए महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया के नाम हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया ने जो है छठी बार महिला T20 विश्व कप की ट्रॉफी जीती है। ठीक है, इस मैच की बात किया जाए जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है ICC, इसके बारे में बात कीजिए। ये जो फाइनल मैच खेला गया है ये 26 फरवरी को खेला गया है। कहाँ पे दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका का जो कैपटाउन है वहां पे ये न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड है, उसमें फाइनल मैच खेला गया था। दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ है, दक्षिण अफ्रीका अपनी ही भूमि पर T20 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हार गई। ठीक है, तो ये जो फाइनल मैच जहां पे हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका में फाइनल मैच हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया दोस्तों,
दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ये मैच जीत लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो है आईसीसी महिला T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था दोस्तों, तो ये 8वां संस्करण था, जिसमें 6 बार तो कौन जीत गया, ऑस्ट्रेलिया ही विजेता रही है। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले जो ये मैच जीता था वो 2010 में जीता था, उसके बाद 2012, फिर 2014, 2018 और फिर 2020 एंड देन इस साल यानी कि 2023 में ये मैच जीता है। सबसे पहला 2010 में इसने जीता था। ऑस्ट्रेलिया टीम की एक प्लेयर है जो कि ऑलराउंडर है, एस्ले गार्डनर। इनको क्या दिया गया है दोस्तों, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, वही बात करें भारत का नेतृत्व, तो भारत की जो T20 टीम थी, ठीक है, भारत की जो महिला टीम थी उसकी कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर। इनके नेतृत्व में जो है भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो ये सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी। ठीक है, किससे पराजित होकर के, ऑस्ट्रेलिया। तो सेमीफाइनल तक भारत पहुंचा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पराजित होकर के जो महिला टीम है, महिला क्रिकेट टीम थी, किसके नेतृत्व में, हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में वो बाहर हो गई। ठीक है, और फिर फाइनल में पहुंचा कौन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। जो दक्षिण अफ्रीका में फाइनल में हट करके फाइनल टीम विजेता कौन बना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बना। ठीक है, जिसमें से हम बात करें कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं एस्ले गार्डनर। ठीक है, वो थी। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्रिकेट से रिलेटेड चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। क्रिकेट क्या मतलब, स्पोर्ट्स आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जितना भी स्पोर्ट्स अभी हो रहे हैं सारी चीजें वो ध्यान रखिएगा। चलिए आप मुझे बताइए, ओलंपिक 2024 का आयोजन और 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए, फीफा जिसका अभी आयोजन पिछले वर्ष हुआ है, फीफा 2026 में किस देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये दो जो है स्पोर्ट्स के बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखा होगा आप लोगों ने सड़कों पर मेन होल देखा होगा, उसको साफ करने के लिए अक्सर देखिए जो है मानव जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका इस्तेमाल किया जाता था, जो काफी, और ये मेन होल में देखा जाए काफी ये हानिकारक गैसें होती हैं जो एक मानव शरीर के लिए एक दुष्प्रभाव डालती थी। लेकिन धीरे धीरे इस पे कार्य किया गया और देखा जाए एक राज्य ऐसा है जिसने इस मेन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग किया, और ऐसा करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है दोस्तों वो बन गया है केरल। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो केरल देखिए देश का पहला राज्य है जिसने मेन होल को साफ करने के लिए क्या किया, रोबोट का इस्तेमाल किया, रोबोटिक स्कैवेंजर्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे हम बात करें जो केरल सरकार है, यहाँ पे गुरुवायूर के मंदिर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर क्या नाम है, बांदीकूट, इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो शहर है गुरुवारे के मंदिर शहर है, वहां पे जो सीवेज थे उनको साफ करा गया, और इसके लिए वहां की सरकार ने रोबोटिक स्कैवेंजर बांदीकूट को लॉन्च किया, जो अपने सभी कमीशन किए गए मेन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीकी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें जो जल संसाधन मंत्री हैं रोशी अगस्टिन, इन्होंने राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में केरल जल प्राधिकरण द्वारा त्रिशूर जिले में, ठीक है, गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत बांदीपुर कूट का शुभारंभ किया। बांदीपुर कूट यानी कि ये देखा जाए रोबोटिक स्कैवेंजर्स है जो कि मेन होल को साफ किया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो मंदिर है, ठीक है, गुरुवायूर सीवरेज परियोजना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा त्रिशूर जिला है जो कि केरल का, वहीं पे इस परियोजना के तहत क्या किया गया है, जो मेन होल थे उसको रोबोट के माध्यम से साफ करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और ऐसा करने वाला ये पहला देश का राज्य बन गया केरल। बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी कोई चीज नई और पहली होती है। ठीक है, आइए यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे किसके बारे में, कुछ और भी इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात करें तो ये केरल से जो अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा में रही थी चीजें, उनको भी हम देखेंगे, रिवीजन करते हैं। देखा जाए यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप जीता किस विश्वविद्यालय ने दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा केरल विश्वविद्यालय ने। तो ये ध्यान रखिएगा ये जो साउथ जोन का है, ये साउथ जोन यूथ फेस्टिवल था, उसका ओवरऑल चैंपियनशिप जो जीती है वो केरल यूनिवर्सिटी ने जीता है। ठीक है, वही बात करें यहाँ पे तो जो इंडियन नेवल एकेडमी ने इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया, कहाँ पे दोस्तों, केरल में किया। ठीक है, तो नेवी सेलिंग, इंडियन नेवी सेलिंग
चैंपियनशिप 2022 का आयोजन केरल में हुआ। वही देखा जाए हाल ही में पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया। किसने? केरल राज्य ने किया। ठीक है, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता करने वाला राज्य केरल है। तो ये केरल से रिलेटेड कुछ और भी तथ्य थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको देखिए। आइए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? एलोरा अजंता जिनको पता होगा किस राज्य में है वो इजिली इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय जो महोत्सव है 2023 का आयोजन कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है ये और वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 25 से लेकर के 27 फरवरी तक, ठीक है, ये 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन था। एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, इसका आयोजन किया गया कहां पे? महाराष्ट्र के कौन से नगर? छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, ये 3 दिवसीय महोत्सव था। इस महोत्सव का उद्घाटन जो किया गया दोस्तों, ये वित्त राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भागवत कराड के द्वारा किया गया। महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक सोनेरी महल में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। अजंता एलोरा की बात करें, इस महोत्सव की बात करें दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा एक वार्षिक महोत्सव है। ठीक है, एलोरा अजंता महोत्सव हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और जहाँ यहाँ पे देखिए इस महोत्सव के दौरान जो देश भर के गायक होते हैं, जो नर्तक होते हैं, नृत्य करने वाले, वो अपनी प्रतिभा का क्या करते हैं? इस उत्सव के दौरान, इस महोत्सव के दौरान प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, महोत्सव देखा जाए एक तरीके से उद्देश्य क्या है? जो भारत की समृद्ध इतिहास है, जो इसकी सांस्कृतिक परंपरा है, उसको बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने लाने के लिए आयोजित किए जाने वाला ये एक महोत्सव है। ये एक मंच प्रदान करता है जो भारत की इतनी समृद्ध संस्कृति है, ये कला के क्षेत्र में, साहित्य के जो ये सारे क्षेत्र में जो हमारी इतनी विधिवत संस्कृति है उसको दुनिया के सामने विधिवत तरीके से लेके आने के लिए ये महोत्सव एक मंच प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए अभी हाल ही फिलहाल में अगर हम कुछ और भी न्यूज देखें तो यहाँ पे ये जो राज्य सरकार है महाराष्ट्र की, उसने औरंगाबाद जो शहर है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया दोस्तों? छत्रपति संभाजी नगर किए जाने की अधिसूचना भी जारी की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो अभी हम लोगों ने देखा छत्रपति संभाजी नगर, इसका पूरा नाम क्या था? औरंगाबाद। औरंगाबाद में है देखिए यहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाएं, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग के लिए करंट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या होगी? अब आपको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अजंता एलोरा की गुफाएं वगैरह, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए कि ये किन किन धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहाँ पे ये है, ठीक है, कितनी गुफाएं हैं, अजंता में कितनी गुफाएं, एलोरा में कितनी गुफाएं, ये सारी चीजें अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये चीज इन न्यूज है। ठीक है, तो स्टैटिक्स पढ़िए, जो भी करंट में चीजें हैं उसको स्मार्टली अप्रोच रखते हुए थोड़ा स्टैटिक्स के साथ जोड़ करके पढ़िए, बहुत सारी चीजें आपकी यहीं पे तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली बात करें उसके पहले थोड़ा सा और भी कुछ चीज देख लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थी, तो न्यूज है, रिवीजन भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र जो सरकार है उसके द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित किया गया। तो किस राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित किया गया? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। वहीं बात करें उड़ीसा में उन्वेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। तो उन्वेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। यहाँ पे बात करें जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया किसे दोस्तों? अपर्णा सेन को नवाजा गया। और भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव क्या नाम है? सारंग 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया? IIT मद्रास में किया गया। ठीक है, तो सारंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? IIT मद्रास में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थे महोत्सव से रिलेटेड चीजें थी और महाराष्ट्र से रिलेटेड न्यूज में थी, तो उनको यहाँ पे शामिल किया गया जिससे आपकी चीजें रिवीजन हो जाए। हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज और हमें देख रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण था दोस्तों, इसको मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, 16 से लेकर के 16 से लेकर 18 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया था। 16 यहाँ पे 14वां संस्करण था वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, वहां पे आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत से 145 वायु सैनिकों की टुकड़ी किस देश में होने वाले कोबरा वॉरियर अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है? तो
तो यहाँ पे देखिए ये कोबरा जो है वॉरियर अभ्यास है, जो कि जहां पे आयोजित होने वाला है वहां पे भारतीय वायु सैनिक जो है भाग ले रहे हैं। कहां पे दोस्तों? तो इंग्लैंड में। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। तो ये जो भारत की 145 वायु सैनिक है उसकी टुकड़ी इंग्लैंड में होने वाला जो कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास है उसमें भाग लेने के लिए कहां से? जामनगर। ठीक है, जामनगर गुजरात में, वहां से जो है ये टुकड़ी पूरी रवाना हो गई है। बात करें अभ्यास कोबरा वॉरियर की, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के वेंडिकन एयर फोर्स बेस पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 6 मार्च से शुरू होगा और 24 मार्च तक क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अभ्यास कोबरा, ध्यान रखिएगा ये बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों के वायु सैनिक जो है इसमें भाग ले रहे हैं। जैसे कि बात करें इसमें फिनलैंड के, ठीक है, स्वीडन के, दक्षिण अफ्रीका के, अमेरिका के, सिंगापुर की जो वायुसेना है वो इंग्लैंड और भारतीय वायुसेना के साथ जो है क्या कर रही है? वो भी भाग ले रही है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से कौन कौन से जो है विमान जो भाग ले रहे हैं? तो ये भारतीय वायुसेना के 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान, 2 जो है C-17 ग्लोब मास्टर और एक देखा जाए IL-78 मिड एयर यहाँ पे रिफ्यूलर विमान जो है इसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कोबरा अभ्यास की, ठीक है, कोबरा अभ्यास जो वॉरियर अभ्यास है, उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? तो इस अभ्यास का उद्देश्य देखा जाए तो भिन्न भिन्न लड़ाकू विमानों की विविध गतिविधियों में शामिल होना, अलग अलग वायु सेनाओं की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से सीखना। देखा जाए हर देशों की जो वायु सेना है उनकी अपनी एक अलग विशेषताएं हैं, तो उनकी जो सर्वोत्तम कार्य प्रणाली है उससे भी सीखना, जो उनकी विशेषताएं हैं उसको सीखना, कुछ हमारी विशेषताएं हैं उनका जो है उसका साझा करना, तो एक तरीके से विशेषताओं का आदान प्रदान करना। हर दूसरी चीज देखा जाए जो विधिवत यहाँ पे जो भिन्न भिन्न लड़ाकू विमान है उनकी जो विविध गतिविधियां हैं उसमें शामिल होना। ठीक है, और साथ ही साथ आपसी जो है संबंधों को भी मजबूत करना, ये इस अभ्यास का उद्देश्य है। ठीक है, ये चीज। अब आप मुझे बताइए भारत जो है यूके के साथ यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ और कौन से अभ्यास करता है? तो भारत और यूके के बीच में और कौन से अभ्यास होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना, ठीक है, ग्रेट बैकयार्ड यहाँ पे बर्ड काउंटिंग जो है वो किस राज्य में सर्वाधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई है? तो ये देखिए गणना की गई है, पक्षियों की गणना शुरू हो चुकी है। ठीक है, और इस गणना में जो सर्वाधिक जो पक्षी प्रजाति है वो किस राज्य में अभी तक दर्ज की गई है? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इज पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रेट बैकयार्ड, ठीक है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है उसका जो 2023 में देखा जाए इसने पश्चिम बंगाल ने क्या किया है? सर्वाधिक पक्षी प्रजाति दर्ज की। ठीक है, सबसे ज्यादा। इसके बाद जो पक्षियों की प्रजाति देखा जाए कहाँ पे है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे कितनी पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया है पश्चिम बंगाल में? तो 498 प्रजातियों को दर्ज किया गया है। और ध्यान रखिएगा सारे जो स्टेट और यूटीज जो है इसमें भाग लेते हैं, 35 जितने भी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं इस गणना में, उन सब में सबसे ज्यादा जो है पक्षियों की प्रजाति कहाँ पाई गई? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद किसे देख रहे हैं? उत्तराखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। चौथे स्थान पे आप देख सकते हैं यहाँ पे असम है। ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, वही बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है ये 426 है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में 400, यहाँ पे देखा जाए 7, माफ करिएगा उत्तराखंड में 426 है, 407 देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में। असम देख सकते हैं 397 है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सर्वाधिक जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही बात करें तो ठीक है, ये जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटिंग जो की गई है इसका आयोजन देखिए किसके द्वारा किया गया है? ये बर्ड काउंट इंडिया के द्वारा जो है इसको आयोजित किया गया है। यहाँ पे बात करें बर्ड काउंट इंडिया के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक जो बर्ड चेकलिस्ट वाला राज्य हो जाता है दोस्तों वो केरल हो जाता है। ध्यान रखिएगा प्रजातियों के मामले में पश्चिम बंगाल है, लेकिन बर्ड चेकलिस्ट के मामले में देखा जाए तो केरल जो है वो पहले स्थान पे हो जाता है। किसको फॉलो कर यहाँ पे जो है इसको फॉलो कौन कर रहा है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पे आ जाते हैं। किस मामले में? बर्ड चेकलिस्ट के मामले में। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें बर्ड काउंट इंडिया की तो ध्यान रखिएगा ये पक्षी वितरण और समष्टि के बारे में
सामूहिक ज्ञान बढ़ाने हेतु एक साथ काम करने वाले संगठनों और समूहों की एक अनौपचारिक साझेदारी। ध्यान रखिएगा, औपचारिक साझेदारी नहीं है, ये विभिन्न तरीके के जो एनजीओ होते हैं या फिर वो छात्र या फिर वो लोग जो पक्षियों में जो दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है, जो पक्षियों से प्रेम करते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये पूरा क्या किया जाता है, ये बर्ड काउंट इंडिया का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो 1998 में किया गया था। और भारत में जो बर्ड काउंट इंडिया यानी कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट होता है, उसका जो आयोजन किया जाता है इसी के द्वारा, बर्ड काउंट इंडिया के द्वारा, जो कि एक अनौपचारिक साझेदारी है। ठीक है, ये विभिन्न एनजीओ, विभिन्न समुदायों, विभिन्न जो पक्षी प्रेमी, उन लोग मिल करके जो छात्र होते हैं उनके द्वारा ये काउंटिंग की जाती है पूरे ओवरऑल जो है कंट्री में। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये जानना हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला जो है डेटा पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटिंग है, जो कि क्या है, भारत में जो है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो बर्ड काउंट इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है ये चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल से देखा जाए तो। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने लास्ट एमसीक्यू की, कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली हिम मैराथन आयोजित की गई। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि फ्रोजन लेक मैराथन जो कि लद्दाख में आयोजित की गई है। अब ये पूछा है कि पहली हिम मैराथन कहाँ आयोजित की गई दोस्तों, तो बट ऑब्वियस है, इसका करेक्ट आंसर आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा, जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली हिम मैराथन आयोजित की गई है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर का एक जिला है डोडा जिला, वहां पे लगभग 11,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर और माइनस में जो था टेम्परेचर था, वहां पे जो है पहली हिम मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में देखा जाए तो लगभग 135 लोग क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए। और ये जो मैराथन आयोजित की गई है दोस्तों, ये भद्रवाह पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्या किया गया है, आयोजित किया गया। इस पूरे जो है आयोजन जो किया गया है इस मैराथन का, वो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने डोडा जिला प्रशासन और थल सेना इनके सहयोग से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस हिम मैराथन का, पहली हिम मैराथन का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है इस मैराथन का, तो उद्देश्य है एक तरीके से रोमांचक पर्यटन को बढ़ावा देना, एडवेंचरस होना चाहिए टूरिज्म आपका। दूसरा देखा जाए जो ये जिला है, ठीक है, डोडा जिला, वहां पे क्या करना, टूरिज्म को अट्रैक्ट करना, यानी कि पर्यटकों को आकर्षित करना, यही इस मैराथन का उद्देश्य रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली फ्रोजन लेक जो मैराथन आयोजित की गई वो लद्दाख में, पहली हिम मैराथन जो आयोजित की गई वो जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो कुछ समय पहले चर्चा में था और आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है, कि देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया कहाँ पे दोस्तों, सिक्किम राज्य में। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमस्खलन जो निगरानी रडार स्थापित किया गया वो सिक्किम में किया गया। आप इसकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वही बात करें कि पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, कौन सा बन गया है दोस्तों, जम्मू कश्मीर बन गया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे हम फैक्ट्स ऑफ द डे की। ठीक है, आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिमोग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में, जिसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया। सिमोग जिले के बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो वहां पे सिमोग हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कहाँ है ये, कर्नाटक में। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, ये फिर से है, महिला T20 वर्ल्ड कप, पता ही हमें, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ऑस्ट्रेलिया जीता। और इसमें जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज जो जीती है वो जीती है एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। हम लोगों ने इस बारे में भी बात कर लिया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था 28 फरवरी को। देखिए ये सब रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हमारा रिवीजन होगा। थीम भी हम लोगों ने देखा कि वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। वही हम बात करें कि हाल ही में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया गया, किसके द्वारा, किस राज्य विधानसभा के द्वारा, ये किया गया है गुजरात। ठीक है, वही बात करें कि अंतरराष्ट्रीय पोलर बियर डे मनाया गया कब दोस्तों, 27 फरवरी को। देखिए डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, डेज हमेशा पूछे जाते हैं, डेज के साथ साथ थीम भी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया और इस दौरान हम लोगों ने देखा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ रिवीजन भी किया। बाकी मैंने
क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे, उम्मीद है उसका आंसर करेंगे। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन के लिए रेडी हो जाइए। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।